हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 का टाइटल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो विशेषताएं हैं 1950 और 1990 50 और 90 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशन, प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में पढ़ना है हमने। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो हम एक बार उसका प्रीव्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए 50 और 90 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशंस क्या थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिफॉर्म किए गए, और बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म किए गए उसमें हमारी क्या क्या अचीवमेंट रही, क्या क्या उपलब्धियां रही। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, बताइए इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने की आवश्यकता क्यों है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बैकबोन कहा जाता है। तो इस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंसी है, इसके महत्व को हम समझते हैं एक एक पॉइंट बनाकर इसके इम्पोर्टेंसी को। पहली इम्पोर्टेंसी है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बच्चों, जीडीपी का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इंडिया के जीडीपी का एक क्वार्टर 25% प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये कंट्रीब्यूशन जो है हालांकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, प्रोवाइड्स फूड एंड फॉडर। ये जो सेक्टर है ये हमें खाना और चारा देता है जानवरों को। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ या 140 करोड़ उनको भोजन देता है और भारत में जो पशु हैं कैटल 38 करोड़ उनको जो है फॉडर चारा देता है। तीसरी इंपॉर्टेंसी है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये शुरू से जो है भारत में लाइवलीहुड का, पैसा कमाने का मुख्य सोर्स रहा है। आज भी इवन जो वर्क फोर्स है उसका 50% जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंसी है कि ये इंडस्ट्री को, उद्योगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। ये जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं या जो कॉटन टेक्सटाइल हैं उन्हें कॉटन के एज ए रॉ मटेरियल देता है और चीनी प्रोड्यूस करने वाले जो मिल है उन्हें शुगर कैन, गन्ना प्रोवाइड करवाता है। पांचवा कंट्रीब्यूशन है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में इसका योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है फॉरेन ट्रेड में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे कि अभी भी भारत एक्सपोर्ट करता है, जैसे टी है, जूट है, कैश्यू है, टोबैको है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है और बच्चों ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, बताइए 1990 से पहले 50 और 90 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं रही। बताइए 1990 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं और बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर 50 और 90 के बीच में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्यों रहा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी या 50 और 90 के बीच में जो विशेषताएं रही थी, पहला ये था कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पानी है अभी भी मॉनसून पर डिपेंडेंसी थी। अगर मॉनसून फेवरेबल था, अच्छा था, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, बट अगर मॉनसून ठीक नहीं है तो प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो जाता था।
दूसरा, अभी भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स भारत के जो किसान हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बनी हुई थी 50 और 90 के बीच में भी। तो किसानों के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जाती थी अपने प्रोड्यूस को बेचने में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। किसानों को अभी भी अपने उपज के लिए एक अच्छा प्राइस नहीं मिलता था, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी। इसलिए किसानों को एक फेयर प्राइस, एक अच्छा प्राइस उनके प्रोड्यूस का उन्हें नहीं मिल पाता था। तीसरा, फाइनेंस की कमी, पैसे की कमी। फाइनेंस की कमी जो है एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसानों को कम समय के लिए पैसा चाहिए ताकि वो सीड्स खरीदें, अच्छे बीज खरीदें, फर्टिलाइजर परचेज करें और रिलेटेड जो इनपुट्स हैं वो परचेज कर पाएं। किसानों को लॉन्ग पीरियड के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो मशीनरी खरीद सकें, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रासर्स हैं, और वो फिर उन्हें जो है गांव के जो लैंडर्स हैं, साहूकार, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ता था, जिससे उनकी जो क्रॉपिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी और एज ए रिजल्ट किसानों का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाता था। चौथा पॉइंट है इंप्रूव्ड सीड्स मैन्योर की कमी थी और एफिशिएंट मशीन की कमी थी। तो 50 और 90 के बीच में किसानों के पास अच्छे प्रकार के बीज नहीं थे। अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल से यूज किया जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर में। केमिकल जो फर्टिलाइजर है वो भी क्रॉप्स के फेवरेबल में, उसके कंपेटेबल में नहीं था, और एग्रीकल्चरल मशीनें से भी पुरानी थी। ज़्यादातर किसान एज ए मैन्योर जो है खाद के रूप में गोबर का यूज करते थे। मॉडर्न जो इनपुट्स हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है और पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम था और किसानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो था। फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। बच्चों, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक पर हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत ही कम था, क्योंकि कल्टीवेशन की पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं थी और किसान जो है जो पुअर सीड्स होते हैं उनको यूज करते थे, अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज नहीं किया जाता था। 6 है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पाया गया वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पाया गया, क्योंकि गांव में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए खेत में ज़्यादातर लोग जो काम करते थे वो ज़रूरत से ज़्यादा लोग, एक्चुअल में जितने लोगों की ज़रूरत होती थी खेती के लिए उससे भी ज़्यादा लोग जो है खेतों में काम करते थे। 7वां पॉइंट है सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती। किसान जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे वो अपने परिवार और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। वो नहीं जानते थे कि खेती करके, फार्मिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। वो अपने परिवार और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही खेती करते थे। बच्चों, 8वां पॉइंट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। भारत के किसानों के पास जो खेत थे उनका साइज बहुत छोटा छोटा था और खेत जो छोटे छोटे थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे। इसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म कैसे किया गया। तो बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की। रिफॉर्म 3 तरीके से किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला रिफॉर्म था टेक्निकल रिफॉर्म, जिसमें अच्छी क्वालिटी के बीजों का और फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो दवाइयां हैं और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा रिफॉर्म था इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म, और तीसरा रिफॉर्म बच्चों जनरल रिफॉर्म। तो जो स्वामीनाथन है MS, उन्हें जो है ग्रीन रेवोल्यूशंस का फादर कहा जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार किए गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में भी अगर पूछा जाता है तो हमें ये आंसर लिखना है। पहला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से टेक्निकल सुधार किए गए। बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्या है और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स डिस्कस कीजिए। बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से तरीके
कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जब अच्छी क्वालिटी के बीजों का, मैन्योर का और इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया जाता है और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो जो फील्ड होते हैं, खेत, वो हरे भरे हो जाते हैं और काफ़ी मात्रा में पैदावार होती है, जिसे हम ग्रीन, तो ये जो क्रॉप्स है ये ग्रीन है और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना रिवोल्यूशन है, तो इसे रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसके मेन फीचर्स थे HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, टेक्निकल रिफॉर्म था। तो जब अच्छी प्रकार के बीजों का यूज किया गया, 50 से पहले अच्छी प्रकार के बीजों का बीज उपलब्ध नहीं थे और धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे बीजों का यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शंस में बहुत इंक्रीज हुआ और इस इंक्रीज को हम ग्रीन रिवॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का मतलब है टेक्निकल रिफॉर्म करने से जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हुआ, तो उसे ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, तो पहले गोबर का इस्तेमाल किया जाता था, तो अच्छे अच्छे सीड्स को अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत होती थी, तो इसलिए अच्छे बीजों के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तीसरा, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया, उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का एक विशेषता ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया और बहुत सारे खेतों को इरिगेशंस के थ्रू कनेक्टेड किया पानी से। चौथा पॉइंट है एफिशिएंट इक्विपमेंट का प्रयोग किया गया, आधुनिक मशीनों का यूज किया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से मशीन्स का यूज स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले बहुत ही पुराने प्रकार के मशीनों का यूज किया जाता था, जो और अच्छी प्रकार के जो इक्विपमेंट है उनकी बहुत कमी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत लो आता था। तो फिर जो है मॉडर्न जो मशीन्स हैं उनका यूज किया जाने लगा। बात करेंगे लैंड रिफॉर्म की, तो बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का किसानों के बीच में, उसको अनइक्वल जो है उसे सही किया जाए और सोशल जस्टिस दिया जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस बढ़े। तो देखते हैं लैंड रिफॉर्म कैसे किया गया। जमींदारी सिस्टम जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था उसे ख़त्म किया गया। तो जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोग्राम है उसमें कुछ ज़मीनें उनको दी गई जिनके पास ज़मीनें नहीं थी और सरकार ने जो लैंडलॉर्ड थे उनसे उनकी ज़मीनें खरीदी और उन्हें कंपनसेशन दिया और फिर वो ज़मीनें जो लैंडलेस टिलर्स थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी उनको बांट दिया। इस तरीके से जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और सरकार और किसान के बीच में एक डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो सेटअप कर दिया गया। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ टिलर्स। पहले टिलर्स की कंडीशन ठीक नहीं थी और सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा रेंट फिक्स किया जाता था। टिलर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने अब कुछ रेंट जो है फिक्स कर दिया जो किसान को देना होता था और जिसकी अमाउंट भी कम होती थी, और जो भी खेत में काम करेगा उसी को एक्चुअल ऑनर बना दिया गया था सरकार के द्वारा। इस तरीके से लैंड रिफॉर्म किया गया था और मैक्सिमम जो लैंड है उसकी जो लिमिट है वो भी तय कर दी गई थी। कल्टीवेशन के लिए कितनी लैंड होगी ये तय कर लिया था और जिसके पास भी एडिशनल लैंड होती थी उसे सरकार ले लेती थी। इस प्रकार से सभी जितने भी लैंडलेस गांव में लोग थे उनको जो है जमीनें बांट दी जाती थी। कंसोलिडेशंस, जिसे हम चकबंदी भी कहते हैं। पहले किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे होते थे और इधर उधर बिखरे हुए होते थे। सरकार ने क्या किया, सभी से सभी के खेत लिए और उन्हें एक ही जगह पे एक बड़ा खेत दे दिया, जिससे जो ये प्रॉब्लम थी छोटे खेत और इधर उधर जो बिखरे थे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो जो भी उनके घर के नज़दीक होते थे वहीं पे उनके घर के नज़दीक एक बड़ा सा खेत उन्हें दे दिया जाता था, जितने भी उनके खेत इधर उधर बिखरे हुए थे। इसी प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इससे किसानों का पैसा बचता था और जो किसान है वो मशीन के थ्रू
बड़े बड़े खेतों में भी काम कर सकते थे और पैदावार बढ़ाई जा सकती थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलकर खेती करना, इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं, वो अपनी एक कमेटी और कल्टीवेटेड कलेक्टिवली मिलजुल कर खेती करते थे, जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। इससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार हुई, क्योंकि गरीब किसानों ने जिनके पास छोटे छोटे खेत या कम खेत थे, उन्होंने मिलकर अपना एक सोसाइटी बनाकर मिलजुल कर खेती की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कि बताइए जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस है वो कितना सक्सेस रहा, कितना सफल रहा, उसके बारे में बताइए। बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म किए गए और जो 5 ईयर प्लानिंग की गई, उससे कितना फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसमें क्या क्या अचीवमेंट मिली। बताइए भारत की इकोनॉमी में जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस है उसके क्या इफेक्ट पड़े। तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इतने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इसका जो आंसर है बच्चों वो सेम रहेगा। भारत की इकोनॉमी को एग्रियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से इफेक्ट रहा, किस तरीके से प्रभाव रहा, एक एक करके पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्शन है 51 में वो जहाँ पे 550 लाख टन होता था वो बढ़कर जो है 2000 लाख टन हो गया था 2000 में। और इस प्रकार से जो भारत में फूड प्रॉब्लम्स थी वो फूड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, एडवांस सीड यूज की गई, मैनुअर यूज किया गया, इरिगेशन यूज किया गया, एफिशिएंट मशीन्स जो है उनका इस्तेमाल किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो ट्रेंड है अच्छे प्रकार के बीजों का यूज करने का वो ट्रेंड आया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने का ट्रेंड आया, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई जिससे काफ़ी मात्रा में पैदावार बढ़ी, आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी जो लो बनी हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से, लैंड रिफॉर्म या जो भी रिफॉर्म है टेक्निकल, उन रिफॉर्म को करने से प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन है वो वही नहीं बढ़ा, बल्कि जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है वो भी इंक्रीज होने लगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो वीट का प्रोडक्शन है वो 800 किलो पर हेक्टेयर होता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बाद ये पर हेक्टेयर जो है डबल हो गया। उसी प्रकार से जो और अदर क्रॉप्स हैं जैसे राइस है, शुगर कैन है, कॉर्न है, इनके प्रोडक्शंस में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ। चौथा पॉइंट, चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स। किसानों के दृष्टिकोण में, सोचने के उसमें डिफरेंसेस आया। पहले किसान सोचते थे कि वो खेती करके जो है ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि उससे किसानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले किसान सोचते थे कि खेती करना एक बैकवर्ड है और हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अब ये जो उनका एटीट्यूड था, ये जो चेंज था, अभी ये जो सोच थी ये उनकी चेंज हुई और ग्रीन रिवॉल्यूशन से सभी किसानों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, अपने इनकम को बढ़ाया, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया। बताइए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे फेलियर रहा, कहाँ पे असफल रहा, कौन कौन सी चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के फेलियर हमें डिस्कस करने हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से और रिफॉर्म करने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदावार बहुत ज़्यादा हुई, बट अभी भी अगर हम इसको कंपेयर करें और देशों से और जो डिमांड है उससे कंपेयर करें तो ये अभी भी कम था। और इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस कैसे फेलियर रहा। बेनिफिट टू लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ था वो केवल कुछ ही फसलों का हुआ था, जिसमें वीट और राइस थी। अभी भी जो दालें हैं, जूट है, कॉटन है, टी है, इनका जो प्रोडक्शन था वो अभी भी कम था। बेनिफिट टू द लिमिटेड स्टेट्स। ग्रीन रिवॉल्यूशंस का बेनिफिट और रिफॉर्म का बेनिफिट पूरे भारत में सभी राज्यों को नहीं मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ था वो केवल पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां अमीर किसान थे, तमिलनाडु, यहीं पे हुआ। बाकी जो स्टेट्स थे उनमें ग्रीन रिवॉल्यूशंस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बेनिफिट टू द रिचेज फार्मर्स।
क्योंकि अच्छे किस्म के जो बीज होते हैं वो महंगे थे, टेक्नोलॉजी महंगी थी, मशीन्स महंगे थे, इसलिए जो किसान अमीर थे, वही जिनके पास बड़े बड़े खेत थे, वही इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जो गरीब किसान थे वो अच्छे प्रकार के बीजों को खरीदने में और कॉस्टली मशीनों को नहीं खरीद पा रहे थे, इतना पैसा उनके पास नहीं था। इसलिए रिफॉर्म का बेनिफिट केवल जो अमीर किसान हैं बच्चों, उन्हीं को मिला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि बताइए एमएसपी क्या होता है और बताइए सरकार के द्वारा एमएसपी देकर कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, सुधार किए गए। तो एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट जो है किसानों से उनकी उपज को खरीदने के लिए तैयार है, उस मिनिमम प्राइस को हम कहते हैं बच्चों एमएसपी। ये एक प्रकार से एक रेट लिस्ट होता है जिस प्राइस पे सरकार किसानों से उनके उपज को इन फ्यूचर खरीदेगी। तो ऐसे एमएसपी दी हुई है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। एमएसपी हमेशा किसानों को मार्केट की अनसर्टेनिटीज से बचाती है, क्योंकि जो किसान है वो डरते हैं कि इन फ्यूचर अगर रेट डाउन हो गया तो एमएसपी से अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट में लगातार प्राइस कम होते रहते हैं, डिमांड कम होती रहती है। लेकिन अब किसान अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी उपज को सरकार को बेच देंगे और सरकार ने उनको पहले से ही एक रेट लिस्ट दे दिया है, डायरेक्ट वो सरकार को बेचेंगे।